जय हिंद दोस्तों। आइए आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 11/4/2016 शिफ्ट 2 को पूछे गए विज्ञान के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला निम्नलिखित में से कौन सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? तो आपका सही आंसर होगा रिसस फैक्टर। रिसस फैक्टर जो कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। कोलेस्ट्रॉल जो है मुख्यतः तैलीय पदार्थों में मुख्यतः पाया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने पर किसकी संभावना अधिक रहती है? तो किसकी संभावना अधिक रहती है? हार्ट अटैक की संभावना अधिक रहती है। आइए देखते हैं सेकंड नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद के लिए सहायक के रूप में नहीं माना जाता है? तो आपका सही आंसर होगा मछली की हड्डियाँ। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि भारत में सर्वाधिक उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? यूरिया का उपयोग सबसे अधिक उर्वरक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, CMOS डैश होता है यानी क्या होता है? तो आपका सही आंसर होगा बैटरी चालित मेमोरी चिप होता है। CMOS जो है बैटरी चालित मेमोरी चिप होता है। आइए इसका पूरा नाम जानते हैं। CMOS जो है यानी C से क्या होगा? तो C से आपका होगा कॉम्प्लीमेंट्री। M से क्या होगा? M से होगा आपका मेटल। O से क्या होगा? तो O से आपका होगा ऑक्साइड। और S से क्या होगा? S से होगा आपका सेमीकंडक्टर। इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। आइए फ्रेंड्स देखते हैं चौथा है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डैश द्वारा स्थापित किया गया था। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है आपका विक्रम साराभाई यानी ऑप्शन डी, विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित किया गया था। आइए जानते हैं कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ये कहाँ है? तो आपका ये है अहमदाबाद में है। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई को ही कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर होगा होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा को परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, जबकि विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बोरोसिलिकेट। फ्रेंड्स, यहाँ ग्लास छूट गया है। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि, यानी कि इसका तो सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि यह अत्यधिक गर्म प्रतिरोध है। इसी के कारण ही इसका उपयोग माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो शीशा है, शीशा का ऊष्मीय विद्युत चालकता क्या होती है? तो शीशा की जो ऊष्मीय विद्युत चालकता सबसे कम होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका कौन सा मोबाइल फ़ोन टच पैनल संवेदना तरीके से संबंधित नहीं है? तो आपका सही आंसर है, यहाँ पे आपका सही आंसर है वॉइस रिकॉग्निशन जो है सही नहीं है, यानी कि बाकी सब सही है। अगर सेंसिंग की बात किया जाए तो सेंसिंग फिंगर टच ये सेंसिंग करता ही है, ग्लोव टच ये भी सेंसिंग करता ही है, लाइट ट्रांसमिशन ये भी सेंसिंग करता ही है, यानी वॉइस रिकॉग्निशन सेंसिंग नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं, CT स्कैन के लिए कौन सा सही नहीं है? CT स्कैन के लिए कौन सा सही नहीं है? यहाँ देखिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि यह अक्सर दर्दनाक होता है। ये देखिए, कई एक्सरे छवियों को जोड़ता है, तो ये भी सही है। यह 3D क्रॉस सेक्शन व्यू उत्पन्न करता है, ये भी सही है। सामान्य और असामान्य संरचनाओं की पहचान करता है। तो इस CT स्कैन जो है, CT स्कैन करके बीमारियों का पता लगाया जाता है, इसलिए ये क्या है? ये भी सही है, यानी गलत क्या हुआ? अक्सर दर्दनाक होता है, यही गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 8वां नंबर, पश्चिमी ब्लड डैश के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। तो आपका सही आंसर होगा HIV के लिए ही पश्चिमी ब्लड जो होता है नैदानिक परीक्षण होता है। तो HIV, आइए जानते हैं कि HIV का पूरा नाम क्या होता है? तो HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो, एच से ह्यूमन हुआ, आई से इम्यूनो हुआ, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है HIV का पूरा नाम। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि AIDS एड्स का पूरा नाम क्या होता है? तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। यहाँ से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो ये जो एड्स होता है, एड्स हमारे जो तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित कर देता है। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रहित पानी फिल्टर के संदर्भ में सही नहीं है? तो आपका सही आंसर होगा उच्च गुणवत्ता वाला पानी हमेशा सुनिश्चित करता है, यही सही नहीं है। ये जो रोगजनकों को निष्क्रिय करता है और मारता है, ये तो सही है।
और अवसादन यानी कि अवसादन सेडिमेंटेशन, अवसादन द्वारा बड़े कणों को हटाता है, ये भी सही है। अवसादन की प्रक्रिया द्वारा बड़े कणों को हटाया जाता है, जबकि छोटों कणों को हटाने के लिए निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। ये देखिए, उच्च गुणवत्ता वाला पानी जो है हमेशा उपलब्ध कराना फिल्टर का कार्य नहीं है, बल्कि पानी में उपलब्ध गंदगी को समाप्त करना ही फिल्टर का कार्य है। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा एक डैश है, तो इसका सही आंसर है तत्व और यौगिकों दोनों का मिश्रण है। तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण होता है हवा। हवा में जानते हैं कौन कौन सी गैसें होती है, तो हवा में जो होती है नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में होती है। सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है, वो आपका कितना होता है, तो 78.08% होता है। उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है 20.95% होता है। उसके बाद क्या होता है, 1% में बहुत अन्य भी गैस है, तो 1% में अन्य गैस में कौन कौन सा होता है, तो 1% अन्य गैस में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और कार्बन कितना होता है, तो 0.02% कार्बन होता है, यानी 1% में ही सब होता है। तो इसमें जलवाष्प की भी मात्रा होती है, तो जलवाष्प का आपका क्या हो गया, यौगिक हो गया। तो यौगिक का उसका सूत्र क्या हो गया, तो H2O। जलवाष्प का सूत्र हुआ ना H2O, तो यह क्या हुआ, यौगिक हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ से बहुत सारे तत्व और H2O ये क्या हो गया, यौगिक हुआ, यानी कि तत्व और यौगिक का यह क्या हुआ, मिश्रण हुआ हवा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट। जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभावों को पहचानें, तो आपका सही आंसर है एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है इंटरनेट का, यानी कि एक क्लिक के माध्यम से पूरा अच्छा स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देखिए, इंटरनेट को ज्ञान का समुद्र भी बोला जाता है, इंटरनेट को ज्ञान का समुद्र भी कहा जाता है, और इंटरनेट के द्वारा ही विश्व के किसी भी भाग या कोई भी विषय के बारे में जानकारी, प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट। डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन नहीं, यानी परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो ये पूछे रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि भौतिक परिवर्तन है, तो आपका सही आंसर होगा एक आइस क्यूब पिघलना। ये जो है एक आइस क्यूब पिघल करके फिर पहले वाली अवस्था में आ जाता है, पहले वाला अवस्था में आ जाता है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। एक अंडा पकाना, अंडा को पका दिया जाएगा तो वो पहले की अवस्था में नहीं आएगा, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। केक को बेक करना, जब केक को बेक कर दिया जाएगा तो पहले की अवस्था में नहीं आएगा, तब ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन होगा। केला सड़ना, जब केला सड़ जाएगा तो पहले की अवस्था में नहीं आएगा, ये भी क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। यानी रासायनिक परिवर्तन नहीं कौन सा होगा, तो एक आइस क्यूब पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि भौतिक परिवर्तन होगा। आइए जानते हैं नेक्स्ट है हवा में अम्ल वर्षा डैश के छोड़े जाने के कारण होती है। हवा में अम्ल वर्षा जो है डैश के छोड़े जाने के कारण होती है, तो आपका सही आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, SO2 होता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, NO होता है। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ओजोन परत जो है, ओजोन परत को कौन सा गैस क्षति पहुंचाता है, तो ओजोन परत को CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है क्षति पहुंचाता है। फ्रेंड्स, यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि ओजोन परत को क्या बोला जाता है, तो ओजोन परत को पृथ्वी की सुरक्षा कवच भी बोला जाता है, यानी ये भी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी की सुरक्षा कवच किसको बोला जाता है, तो आपका सही आंसर होगा ओजोन परत को। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश का वजन महसूस करते हैं, तो आपका सही आंसर होगा 0 वजन महसूस करते हैं। यानी कि उपग्रह में भारहीनता की जब स्थिति होती है तो जी का मान क्या हो जाता है, जी का मान 0 हो जाता है, यानी कि जब जी का मान 0 होगा तो उस समय भारहीनता की स्थिति प्राप्त होती है। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्य पूरी तरह से डैश की थी, यानी पूरी तरह से क्या थी, तो आपका सही आंसर होगा मैकेनिकल थी। फ्रेंड्स, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाने से पेंडुलम वाला घड़ी गर्मी के दिनों में सुस्त हो जाता है। ये पूछ लिया जाता है गर्मी के दिनों में क्या होता है, यानी सुस्त हो जाता है। जब पेंडुलम की लंबाई जो बढ़ेगी तो गर्मी के दिनों में जो पेंडुलम वाला घड़ी होगा वो सुस्त हो जाता है, और ठंडी के दिनों में इसकी लंबाई घट जाने के कारण और तेज़ हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंद्रमा पर लोलक को ले जाने पर, यानी कि लोलक घड़ी को ले जाने पर, पेंडुलम वाला घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है, तो आवर्तकाल आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है क्योंकि चंद्रमा पर जी का जो मान होता है पृथ्वी के मान का
1/, क्या होता है पृथ्वी पर के जी के मान का 1/6 होता है। इसलिए वहाँ पर ले जाते हैं पेंडुलम वाले घड़ी को तो आवर्तकाल बढ़ जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव स्पाइनल कॉलम डैश हड्डियों से बना होता है। ये जो मानव स्पाइनल कॉलम है यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है, कितनी हड्डियों से मिलकर बनी होती है? तो आपका सही आंसर होगा 33 यानी ऑप्शन ए। आइए देखते हैं कि ये 33 कहाँ कहाँ होता है। यानी गर्दन यानी सर्विकल रीजन में कितना होता है? 7 हड्डियाँ होती है सर्विकल रीजन में, यानी कि गर्दन यानी सर्विकल रीजन में 7 हड्डियाँ होती है। वक्ष यानी थोरैसिक रीजन में 12 होती है। और लंबर रीजन यानी कि कटी यानी कि लंबर रीजन में कितनी होती है? 5। और सेक्रल रीजन यानी कि त्रिक, ये कितनी हड्डी होती है? 5। और एक पूंछ यानी कॉडल रीजन में कितनी होती है? 4। इसलिए टोटल आपको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 33, यानी कि टोटल आपका 33 हड्डियाँ हो गई। आइए फ्रेंड्स यहाँ से जानते हैं कि ये जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में रीढ़ की हड्डी की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो पुरुषों में रीढ़ की हड्डी की लंबाई लगभग 71 सेंटीमीटर होती है, जबकि महिलाओं में रीढ़ की हड्डी की लंबाई लगभग 61 सेंटीमीटर होती है। ये फ्रेंड्स देखते हैं 17वां नंबर। 17वां नंबर है आपका मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से पूछ रहा है कौन मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा HB। यहाँ जानते हैं ZB क्या होता है। ZB यानी 1 गीगाबाइट में कितना MB होता है? तो 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB में 1024 MB होता है। यानी 1 TB में कितना होगा? तो 1 TB में 1024 GB होता है। और 1 ZB यानी कि जेटाबाइट में क्या होता है? 1 जेटाबाइट में 1024 TB होता है। यानी HB जो होता है ये मेमोरी माप से संबंधित नहीं होता है। यानी हार्ड ब्लैक ये पेंसिल में पाया जाता है। हार्ड ब्लैक यानी पेंसिल में पाया जाता है। सो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल साइंस के नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।